डियर स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है अपने चैनल पॉलिटिकल साइंस एसवीएम में। मैं विकास। प्यारे साथियों, आज से हम लोग बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना पीजीटी पॉलिटिकल साइंस। याद रखिएगा, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के लिए जो भी एस्पिरेंट हैं, क्योंकि 11th-12th में टीचर बनने के लिए जो पीजीटी की पोस्ट है 11th-12th के लिए, उसके लिए आज से हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और ये प्रिपरेशन वहीं से स्टार्ट कर रहे हैं जहां से टीआरई 3 आपका खत्म हुआ है। यानी कहने का मतलब ये कि जो आपका टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है उसी को सबसे पहले हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं कि कैसे क्वेश्चन आए, कहाँ से आए, और आपको उस हिसाब से अपनी क्या रणनीति तैयार करनी है, कैसे पढ़ना है। ठीक, ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है और ये आपका बुकलेट सीरीज है ई। ठीक, तो आप देख लीजिए। और आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, अगर आप बीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के साथ साथ यूपी पीजीटी या आप DSSS पीजीटी पॉलिटिकल साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। और तमाम अभी आपके एग्जाम्स होने वाले हैं, लगभग दिसंबर के बीच में ये सभी एग्जाम संपन्न हो जाएंगे। अभी से आप कमर कस लीजिए, आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाइए कि आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना ही है। तो उसके लिए जरूरी है कि आप ईमानदारी से, ढंग से और एकदम शिद्दत के साथ पढ़ाई करें 4-5 महीने। कोई सभी पेपर आसान नहीं रह गया, कंपटीशन लेवल बहुत हाई है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो चलिए, पीजीटी पॉलिटिकल साइंस के लिए आज ये बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है। टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है, उसी को आज एनालिसिस कर रहे हैं। टीआरई 4 की यहीं से शुरुआत हो रही है। और आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, विनती है कि प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें। सब्सक्राइब कीजिए और चैनल पर लगातार विजिट करते रहिए, आपके फायदे की बात है। और टीआरई 2, टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3, तमाम टीआरई 2 तक तो बहुत बढ़िया रिजल्ट रहा हम लोगों का। टीआरई 3 का देखिए आने दीजिए, उम्मीद है भी कि बढ़िया ही रिजल्ट रहेगा, पिछले बार से ज़्यादा रहेगा। और किसी को कंटेंट अगर चाहिए, कंटेंट किसी को लगता है कि उसके पास पर्याप्त कंटेंट नहीं है बीपीएससी का, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है ये। ठीक, इस पे हम लोग जो 5 ऑप्शंस वाले मॉडल पेपर हैं उसको अवेलेबल कराएंगे, और जो भी आपके इंपॉर्टेंट, बेहद महत्वपूर्ण और एनसीईआरटी के बेस्ड पे जो क्वेश्चन है उसको भी हम लोग आपको अवेलेबल कराएंगे। और जो एससीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो भी आपको मिलेंगे। चलिए, तो ये आपका जनरल सेक्शन है। पार्ट 2 जो है आपका जनरल स्टडीज का सेक्शन है। टीआरई 3 का पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन पेपर है बीपीएससी का, और ये 31 से लेकर 70 तक, 31 से लेकर 70 तक इसमें जनरल स्टडीज यानी सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन पेपर है। ये आप खुद सॉल्व कर लीजिएगा या कहीं से देख लीजिएगा। मैं इसको वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। और ये हिंदी और इंग्लिश दोनों बाइलिंगुअल है। कई जगह लोग डिमांड कर रहे थे हिंदी है तो इंग्लिश, इंग्लिश है तो हिंदी, तो इसलिए ये दोनों ही लैंग्वेज, दोनों ही भाषाओं में इसको हम लोग पढ़ रहे हैं। जो इंग्लिश में कंफर्टेबल होंगे वो इंग्लिश देख लें, और जो हिंदी में कंफर्टेबल होंगे वो हिंदी में वाला देख लें। चलिए, ये आपका पार्ट 2 है पॉलिटिकल साइंस। फिर से मैं आपसे कहूँ कि ये आपका पेपर जो है बीपीएससी पीजीटी पॉलिटिकल साइंस का पेपर है। ठीक, और पेपर है आपका टीआरई 3 का, टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 3rd फेज का, क्योंकि 22 जुलाई को एग्जाम संपन्न हुआ है। तो इंग्लिश वाला है, आप देख लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके। देखिए, पहला क्वेश्चन है इसका कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान नवंबर 1930 में ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार किया था? बेहद आसान प्रश्न आया। टीआरई 2 का जब आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे थोड़ा इससे ज्यादा टफ है, ये थोड़ा सा फैक्चुअल रहा है टीआरई 3 का, इस वजह से ऐसे प्रश्न मिलेंगे आपसे। तो 1930 के दौरान ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन का बहिष्कार कांग्रेस के द्वारा किया गया। ऑप्शन बी सही होगा। याद रखिए, जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन उसी में कांग्रेस ने भाग लिया, और कांग्रेस के बतौर प्रतिनिधि के रूप में एम.के. गांधी ने, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भाग लिया। प्रथम और तृतीय गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस ने बहिष्कार किया। ठीक, दूसरा प्रश्न देखिए कि
निम्नलिखित में से किसे लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व नहीं माना जा सकता? लोकतांत्रिक समाजवाद का तत्व किसे नहीं माना जा सकता? जो डी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म उसका कौन सा तत्व नहीं है? तो इसमें सामाजिक न्याय और मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है, लेकिन क्रांतिकारी परिवर्तन इसमें नहीं पाया जाता है। इसका विशेषता ऑप्शन ए सही हो, क्रांतिकारी परिवर्तन विशेषता नहीं है। 72 का ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित में से किसने गिल्ड समाजवाद के विकास में योगदान या मदद की? पेंटी, ऑरेंज या जीडीएच कोल? तो गिल्ड समाजवाद के विकास में मदद करने वाले आपके जीडीएच कोल साहब हुए, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, नाजीवाद में लेबनस्ट्रम की अवधारणा किससे जुड़ी हुई है? नाजीवाद जो कि हिटलर की पार्टी है जर्मनी में, जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद द्वितीय विश्व युद्ध में इसका कहर बरपा। तो नाजीवाद जो है ये आपकी वंश जो है, ये जो जाति नस्ल पे आधारित थी नाजीवाद, इसलिए हम कह सकते हैं वंश। ठीक, ऑप्शन सी सही होगा, वंश। क्वेश्चन नंबर 75 है, सरदार पटेल किससे संबंधित थे? सरदार पटेल किससे संबंधित थे? तो याद रखिएगा ये बारदोली सत्याग्रह से संबंधित थे। इसी सत्याग्रह की वजह से इनको जो वहाँ की महिला किसान नेता थी इनको अपने सरदार की उपाधि से नवाजा, तभी से ये सरदार पटेल कहलाए। ऑप्शन बी सही होगा। 76, निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले अपनी पुस्तक गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाई थी? एक तो गुलामगिरी आपसे भी प्रश्न पूछा, एक प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता था सीधा सीधा तौर पर कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो देखिए इस प्रश्न घुमा दिया गया है, इसलिए जब भी आप पढ़ें तो कहना मल्टी डायमेंशनल के रूप में पढ़े, ये नहीं कि केवल रटते चले गए। ये जो आजकल का जो समय है फैक्चुअल बेस्ड कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसलिए रटने के बजाय आप कंसेप्ट समझिए, टॉपिक को समझिए। एक बार जब आप बेसिक समझ लेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। कुछ भूलेंगे तो कुछ आप जोड़ जाड़ के उस चीज को सही भी कर सकते हैं। तो गुलामगिरी में पिछड़े वर्गों के उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाने वाले हुए आपके ज्योतिराव फुले। ये ऑप्शन गलत लगा, इसमें मत जाइए। ज्योतिराव फुले ऑप्शन ए। और गुलामगिरी जो फेमस पुस्तक है, मैं तो कहूंगा कि सबको पढ़ना चाहिए आपको, ताकि आपको पता चले कि भारतीय समाज किस दौर से, किस दंश से गुजरा है और जिस उसका प्रभाव आज तक क्या पड़ा और क्यों हम लोग इतना पीछे हुए। आपको ये पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 77 देखिए, ये इंग्लिश है दोनों, आप देख सकते, वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा इंग्लिश वाला। साथियों आपसे मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज आप चैनल को जरूर सपोर्ट करें। इसके लिए ज्वाइन भी कर सकते हैं और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और शेयर भी कीजिए, और साथ ही वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करें। ठीक, जरूर से जरूर लाइक करें। 77, वैज्ञानिक पद्धति इस पर जोर नहीं देती है, जो साइंटिफिक मेथड है पॉलिटिकल साइंस का, वो किस पर जोर नहीं देती है? तो वस्तुनिष्ठता, अनुभववाद और महत्व, तीनों पर जोर देती है। ठीक, लेकिन इसमें क्या है, नहीं देती है। तो ई ऑप्शन सही होगा, कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसान आंदोलन था? इसमें से किसान आंदोलन कौन था? तो खेड़ा, तेलंगाना और तेभागा, तीनों ही किसान आंदोलन थे। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। 79, उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत क्या है? उदारवाद का सबसे आवश्यक सिद्धांत है लिमिटेड गवर्नमेंट, यानी सीमित शासन, सीमित सरकार, समानता, सामाजिक न्याय और लोकतंत्र। ये सभी क्या मतलब उसके आवश्यक सिद्धांत हैं। तो डी ऑप्शन सही होगा, एक से अधिक, डी। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, रिकार्डो की मजदूरी और लगान की अवधारणा ने निम्नलिखित में से किसको काफी हद तक प्रभावित किया? तो रिकार्डो की जो काफी हद तक प्रभावित करने वाली जो लगान और मजदूरी से संबंधित अवधारणा है, कार्ल मार्क्स को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नाजीवाद को साम्यवाद से अलग करती है? नाजीवाद और साम्यवाद को कौन सा कारक उन दोनों को अलग करता है? दोनों में थोड़ी समानता तो है, लेकिन किस आधार पे अलग हैं दोनों? याद रखिएगा, इसमें अधिनायकवादी राज्य होता है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव होता है, ये दोनों में पाया जाता है, लेकिन सभी की समानता इसमें संभव नहीं है। इसलिए जो ऑप्शन सी है, ये दोनों को एक दूसरे से अलग करता है। ठीक,
देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा डिस्टर्बिंग है, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे। विशेषता नाजीवाद और साम्यवाद को अलग करता है। तो साम्यवाद और नाजीवाद में क्या, नाजीवाद में व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव है और साम्यवाद में भी है, जैसा कि रूस और चाइना में है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अभाव है। और अधिनायकवादी राज्य हम कह सकते हैं कि आपका नाजीवाद और इसका चाइना और रूस का कह सकते हैं, लेकिन इसमें सभी की समानता नहीं पाई जाती है। चलिए आप लोग अपने हिसाब से आंसर बताइए इसका क्या होगा। ऑप्शन सी हमारा इस तरफ से सही होगा, सी। अभी देखिए इसका क्वेश्चन, इसका आंसर की रिलीज नहीं हुआ है। जब आंसर की रिलीज हो जाएगा तब हम लोग आंसर की के हिसाब से भी इस पे चर्चा करेंगे। अभी हम लोग इस बात पे गौर कर रहे हैं कि प्रश्न किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, कैसे पूछे जा रहे हैं, कहाँ से पूछे जा रहे हैं, ये इस बात पे चर्चा कर रहे हैं और देख रहे हैं, समझने का प्रयास किया जाए कि हमको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। निम्नलिखित 82वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने बार बार इस बात पर जोर दिया कि समाजवाद और राष्ट्रवाद को एक नई एकता में एक साथ जोड़ना होगा? एडोल्फ हिटलर, बेनिटो मुसोलिनी या व्लादिमीर लेनिन? तो ये कथन होगा, सही होगा आपका लेनिन साहब का, ऑप्शन सी होगा लेनिन। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, निम्नलिखित में से कौन संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित है? तो संस्थागत दृष्टिकोण से कौन संबंधित है? देखिए ये आपका जो पॉलिटिकल साइंस के विभिन्न जो दृष्टिकोण, अप्रोचेज ऑफ पॉलिटिकल साइंस या जो मेथड है उसके, यानी जो राजनीति विज्ञान की जहाँ से शुरुआत होती है उससे अभी 3, 4, 5 प्रश्न आपको मिल गए। इसलिए अमूमन बच्चे क्या करते हैं कि पहला चैप्टर छोड़ दें कि राजनीति विज्ञान क्या है, परिभाषा क्या है, क्षेत्र, प्रकृति उसका क्या है। ये चूंकि उसी में आता है, क्योंकि विषय का उद्भव है तो आपको पढ़ना ही होगा विषय को उद्भव कब कैसे हुआ। आप आगे भले ठीक है आपको उसमें पकड़, लेकिन प्रश्न यहीं से बनते हैं जिसमें आपको पढ़ने में रुचि नहीं आती या रुचि नहीं लगती है, क्योंकि थोड़ा सा उससे विस्तृत होता है, उबाऊ होता है और तमाम चीज़ें उसमें याद करना पड़ता है। इस वजह से बच्चे भागते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि कोई भी आप डिसिप्लिन के हो, किसी भी विषय को, जरूरी है कि आप पहले विषय का जो उद्भव है, उसका जो विकास है, उसको सबसे अच्छे से आप समझें और पढ़ें। तो संस्थागत दृष्टिकोण से संबंधित कौन है? संस्थागत दृष्टिकोण का मतलब हुआ इंस्टीट्यूशनल अप्रोच का, कि राज्य की जो संस्थाएं हैं उनका अध्ययन करके राज्य का अध्ययन करना है, विषय का अध्ययन करना। जैसे कि आप भारत राज्य का अध्ययन कर रहे हैं, जरूरी है कि आप इसकी विभिन्न संस्थाओं, जैसे कि संसद में भी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति और लोकसभा में भी जो उसकी विभिन्न समितियां हैं उसके आधार पर अध्ययन करना। फिर आपकी विभिन्न संस्थाएं जो है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, न्यायपालिका है, राज्यपाल है, मुख्यमंत्री है, और जो संवैधानिक संस्थाएं, ये सब इंस्टीट्यूशनल अप्रोच में आएंगे। ठीक, तो ये सभी होंगे इसमें। जेम्स ब्राइस, मैरियम और आर्थर बंटले तीनों शामिल हैं। तो डी सही होगा, प्रयुक्त में से एक से अधिक। 84 देखिए, किसने कहा स्वतंत्रता, क्वेश्चन नंबर 84 है कि किसने कहा स्वतंत्रता ओवर गवर्नमेंट के विपरीत है? देखिए कितना आसान प्रश्न है और बेहद कॉमन प्रश्न है। जब भी आप पॉलिटिकल साइंस में स्वतंत्रता का कंसेप्ट पढ़ेंगे ये आएगा ही, और आप इसको याद भी करते हैं, जानते भी हैं। और हर पीजीटी पॉलिटिकल साइंस या हायर हो, उसमें हायर का एग्जाम हो या टीजीटी, उसमें ये प्रश्न आता ही है। लेकिन देखिए इसका भाव उसने बदल दिया, कह रहा है ओवर गवर्नमेंट। अब हिंदी के कारण, हिंदी लिपि में इसने मतलब कि ये इसका ओवर गवर्नमेंट जो इंग्लिश वर्ड है उसको देवनागरी में इसने लिख दिया। ओवर गवर्नमेंट मतलब अति शासन, स्वतंत्र अति शासन की विपरीत यानी विलोम है। कुट ऐसे कि लिखा मिलता है स्वतंत्र अति शासन का विलोम है। तो कई लोग यही कंफ्यूज हो गए हैं, लेकिन इसको आपको ऐसे भी समझना होगा। भिन्न विचारकों के जो किताब हैं, जो बुक्स हैं, जो राइटिंग्स हैं, उनको हिंदी और इंग्लिश दोनों में याद करें। इंग्लिश में क्या और हिंदी में क्या, कभी कभी ट्रांसलेट करके आ जाता है, तो भी याद रखना है। देखिए यहाँ घुमा दिया। तो स्वतंत्र अति शासन का विलोम है, ये कथन है जॉन सिले का, ऑप्शन बी सही होगा। टीआरई 2 में भी प्रश्न आया हुआ है। इसमें से लगभग कई क्वेश्चन टीआरई 2 में, टीआरई 2 और टीआरई 1 से आए हैं, लगभग 17-18 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका इंग्लिश में है, देख लीजिए इसको, वीडियो पॉज करके समझ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखिए जरा, इस शास्त्रीय लोकतंत्र की आलोचना के रूप में लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? शुम्पीटर, हन्ना अरेंट या अर्नेस्ट बार्कर? देखिए अभी इसका जो आंसर है अभी ही डाउट में है, छोड़ दीजिए इसको। ठीक, ये आंसर इसका डाउट में है। ठीक,
लोकतंत्र का यथार्थवादी सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया? यथार्थ में तो आपके शुम्पीटर भी हैं जो अभिजनवादी सिद्धांत है, हन्ना अरेंट भी है और अर्नेस्ट बार्कर है तीनों। तो मेरे हिसाब से इसका ऑप्शन डी सही होना चाहिए, डी। 86 देखिए, फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप सरकार है। फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा रूप किस प्रकार की सरकार है, किस प्रकार की गवर्नमेंट है, यानी जो फांसीवादी हैं वो किस प्रकार की सरकार का समर्थन करते हैं। तो फासिस्टों के अनुसार, जो फांसीवादी हैं उनके अनुसार जो लोकतंत्र का सबसे बढ़िया सरकार है वो है अभिजात वर्ग की, एलिटिस्ट वर्ग की। जैसे आप फांसीवादी विचारक मुसोलिनी इटली के बारे में पढ़ेंगे, जो वहाँ की सरकार थी कुछ विशेष वर्ग, विशेष समुदाय के द्वारा या कुछ विशेष लोगों के द्वारा चलाई जाती थी। उनका योगदान था वो इलीट थियरी, मतलब अभिजन या अभिजात वर्ग के द्वारा। ये फासिस्टों के अनुसार लोकतंत्र का सबसे सच्चा स्वरूप अभिजात वर्ग की है। ऑप्शन बी सही होगा, अभिजात वर्ग। क्वेश्चन नंबर 87 कि मतदान की विभेदक प्रणाली, मतदान की विभेदक प्रणाली बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिए जाते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था क्या कहलाती है? बेहतर योग्य व्यक्ति या जिनके हित दांव पर अधिक हो उन्हें कम योग्य लोगों की तुलना में अधिक वोट दिया जाता है। इसको हम संचयी या क्यूमुलेटिव मतदान बोलते हैं, वोटिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए सही होगा, संचयी मतदान। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, प्यारे साथियों आपसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चैनल को बिना सब्सक्राइब करे आगे आपको नहीं बढ़ना है और साथ ही लाइक भी करना है, क्योंकि हम लोग लगातार आपके बेहतर के लिए प्रयास कर रहे हैं और बेहतर कंटेंट अवेलेबल कराने का प्रयास करें ताकि आप सेलेक्ट हों। हम लोगों का प्रयास ये है उन साथियों के लिए जो किसी वजह से जिनके पास बेहतर कंटेंट या प्रॉपर कंटेंट नहीं है या क्या पढ़ना है या पता नहीं, उसके उन लोगों के लिए है। हम लोग किसी प्रकार किसी तरह कोई बिजनेस करने की फिराक में नहीं है। आप इस चीज से दूर रहिए, क्योंकि और भी मैं बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स को देखता हूँ, तमाम चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि ये यहीं से प्रश्न आया, यहीं से। ऐसा कुछ नहीं है। T2 में तो सब लोग एकदम धराशायी हुए थे PhD पॉलिटिकल साइंस में, जब उन्होंने देखा तमाम लोग यूट्यूब से पढ़े और एक भी प्रश्न यूट्यूब से नहीं आया। इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे बार बार कि आप टेक्स्ट बुक पढ़िए। एक वीडियो हमने अपलोड किया है, उसमें हमने बता रखा है कौन कौन सी किताबें पढ़ना है, और लोग कमेंट कर रहे हैं इतनी किताबें। भाई इस चीज को समझो कि आसान नहीं से कुछ नहीं मिलने वाला, जब तक आप पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ नहीं मिलेगा। और बार बार कहते हैं कोई एक बुक बता दीजिए। भाई एक बुक में कैसे कोई इतना बड़ा पॉलिटिकल साइंस आ सकता है? अगर सबको पता होता है तो लोग एक ही बुक पढ़ के पास हो जाते, सेलेक्ट हो जाते, नौकरी ले लेते। तो इस चीज से आप दूर रहिए जरा कि एक बुक से पढ़ लें, नहीं। दो हर जितने सेक्शन है, पॉलिटिकल थिंकर, पॉलिटिकल थियरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स रिलेशन और आपका कॉन्स्टिट्यूशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, इन सब की एक एक किताब आपको जरूर पढ़ना चाहिए। मैं कौन कौन सी किताबें पढ़नी है आप ऑलरेडी मैं आप लोगों को एक वीडियो में अपलोड कर दिया, उसका डिस्क्रिप्शन जो है ये, उसका जो लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक, तो निम्नलिखित में से कौन सा द्विदलीय प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? यानी जो बाय पार्टी सिस्टम है, टू पार्टी सिस्टम, उसका सबसे महत्वपूर्ण लाभ क्या है? जो द्विदलीय व्यवस्था का सबसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण लाभ क्या है? यह कि इस प्रणाली में सरकारें अधिक स्थिर होती हैं। ऑप्शन सी सही होगा। ठीक, सबसे महत्वपूर्ण लाभ बोला है ये, तो ऑप्शन सी। ठीक, और ठीक, ये तो भाई कॉमन है, ये भी कॉमन, ये भी सही है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के सुनिश्चित होने की अधिक संभावना क्या है? जो प्रोपोर्शनल थियरी ऑफ रिप्रेजेंटेशन है उसको सुनिश्चित होने के लिए अधिक संभावना क्या है कि उसमें अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की जाए, माइनॉरिटी का जो रिप्रेजेंटेशन है वो अधिक व्यवस्था की जाए, इसमें आप अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाते हैं। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, चुनाव जीतने वाले राजनीतिक दलों में से और उनके द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति की प्रथा क्या कहलाती है? तो जो चुनाव ये प्रथा थी आपका कौन सा, लूट प्रणाली या स्पॉइल सिस्टम, वो कहाँ था? ये आपका USA में। क्या होता था वहाँ की, जो राष्ट्रपति चुनाव जीत कर आता था वो
अपने समर्थकों को विशेष या लाभ के पदों पर या महत्वपूर्ण पदों पर उनको बिठाता था, ताकि जो लोग वो चंदा दिए थे किसी प्रकार से उनका सहयोग किए थे ताकि वो अपना लाभ ले सके। फिर क्या, वो फिर दूसरे राष्ट्रपति बदल गया तो फिर वही करता था। इसी को बोला गया स्पॉइल सिस्टम या लूट प्रणाली। तो ये स्पॉइल सिस्टम और ये आपकी यूएसए में प्रचलित थी। और याद रखिए 1883 का जो पेडल्टन अधिनियम है इसके द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया। ठीक, 91 देखिए, ये इंग्लिश वर्जन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 91 है सॉरी, कि प्रतिनिधित्व के बिना कराधान नहीं के नारे के साथ जनसंख्या के प्रतिनिधित्व की मांग उठाई गई, किसके द्वारा? तो प्रतिनिधित्व के बिना कर नहीं, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं, ये जो मांग उठाई गई अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उपकरण है? देखिए ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण है, ये भी आपका प्रश्न बार बार पूछा जाता है। मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं कि आप पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करें, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों। ठीक, मैं लगभग हम लोग ये विभिन्न राज्यों के क्वेश्चन को हमने सॉल्व भी किया था, तो उसमें ये क्वेश्चन ऐसे प्रश्न बार बार मिले थे। ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन टारगेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन आना ही है, गिने चुने जो क्वेश्चंस हैं वो आते ही हैं। तो वो जो आपको पता है कि क्वेश्चंस रिपीट होंगे, अगर रिपीटेड क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो मतलब आप पहले से उस कंपटीशन से बाहर हो जाते हैं। इसलिए आप इन प्रश्नों पर ध्यान दें कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक बेहद महत्वपूर्ण है, कौन सा टॉपिक रिपीट हो रहा है। तो जो टॉपिक आपके रिपीटेड हैं या रिपीटेड टॉपिक है उसको आप जरूर ध्यान दें, कहीं नोट कर लें। क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं तो उसको भी नोट करें ताकि आपको रिवीजन के समय ज़्यादा दिक्कत ना हो। तो प्रत्यक्ष लोकतांत्रिक उपकरण कौन सा है? तो आपका इसमें प्लेबिसाइट यानी जनमत संग्रह, पहल यानी इनिशिएटिव, ये भी सही है, और रिकॉल यानी वापस बुलाना, ये सब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरण है। तो ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यपालिका का न्यायिक कार्य है? जुडिशियल फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव कौन सा है? तो विधायी विशेषाधिकारों की रक्षा करना कार्यपालिका का कार्य है। ठीक, और जिन व्यक्तियों को मृत्यु दंड दिया गया उन्हें राहत देना ये राष्ट्रपति का विधायी शक्ति है। ठीक, और राष्ट्रपति की न्यायिक शक्ति है, और महाभियोग जो इम्पीचमेंट है ये आपका एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। किसका? संसद का। तो क्योंकि आपसे पूछा है कार्यपालिका न कि विधायिका, विधायिका जो है संसद है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों शामिल हैं, और आप कार्यपालिका जो है केवल सरकार, लोकसभा में भी जो सरकार का पक्ष है। तो याद रखिएगा ये कार्य हो, ये इसका सही हो सकता है। और कई लोग इसका उपयोग में से कोई भी ऑप्शन सही बता सकते हैं, लेकिन इन अभी कंफ्यूजिंग है, आप इसको कह सकते हैं ये क्वेश्चन अभी डाउट में है। चलिए छोड़िए, लेकिन आप ए और ए दोनों सही है। अब देखिए बीपीएससी क्या आंसर की बताता है उसके हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 94, शांति के लिए शांति के लिए एकता प्रस्ताव में बोल रहा हूँ। शांति के लिए परमाणु, एटम फॉर पीस, किस विश्व नेता द्वारा प्रस्तुत निशस्त्रीकरण योजना थी? ये जो डिसआर्मामेंट है उसमें कौन सा नेता कहा कि जो परमाणु बम है वो शांति के लिए है? तो ये क्वेश्चन भी बेहद महत्वपूर्ण और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। ये कहा गया, ये आपके अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर हुए, तो ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 95, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन बेहद महत्वपूर्ण पुस्तक। एक और पुस्तक है एंड ऑफ आइडियोलॉजी, ठीक, डेनियल बेल की रचना है, तो वो बुक भी आपको याद रखनी चाहिए। और ये जो पुस्तक है द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, कभी कभी केवल पूछ देता है एंड ऑफ हिस्ट्री, फिर पूछ देगा इस पूरी पुस्तक का क्या नाम है, तो लोग ये बताते हैं। ठीक, तो पूरा पुस्तक का नाम ये है। कई बार पूछा जाता है एंड ऑफ हिस्ट्री के लेखक कौन है, तो यह है फ्रांसिस फुकुयामा, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दबाव समूह की सबसे अधिक अपनाई जाने वाली तकनीक क्या है? ये क्वेश्चन बेहद आसान है, बेहद आसान। लॉबिंग जो है, दबाव समूह, ये जो लॉबिंग अपनाते हैं ये काम केवल और केवल क्या है, इसको बोलते हैं लॉबिंग। ठीक,
ये जो कि अमेरिका में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो ऑप्शन बी सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, निम्नलिखित में से कौन से स्विस और भारतीय संघ के बीच एक सामान्य विशेषता है? यानी जो स्विस संघ यानी स्विट्जरलैंड का जो संघीय व्यवस्था और भारत का जो संघीय व्यवस्था है, उन दोनों में क्या समानता है? केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन, न्यायिक समीक्षा और उच्च सदन में इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व। उच्च सदन में अपने वहां इकाइयों का समान प्रतिनिधित्व तो है नहीं, ये विशेषता आपका यूएस का है। न्यायिक समीक्षा जुडिशियल रिव्यू जो वहां है, कह सकते हैं कि वहां है, और केंद्र और इकाइयों के बीच शक्तियों का विभाजन भी किया गया है। तो आपका इस हिसाब से आंसर जो होगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक होगा, ऑप्शन डी। 98 देखिए, निम्नलिखित में से किस महासंघ में कार्यकारिणी कॉलेजिएट है? कार्यकारिणी कॉलेजिएट किस कहाँ है, किस महासंघ में? तो ये जो आपका फेडरेशन या जो अमेरिकी संघीय व्यवस्था उसमें है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 99 ये इंग्लिश वाला है, आप इसको वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 99 है कि यह कथन हम एक संविधान के अधीन है, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं किस देश की न्यायपालिका को संदर्भित करने के लिए दिया गया है? ये क्वेश्चन देखिए मोस्टली रिपीट होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार हर बार ये आता है। आप चाहे तो टीआरई 1 टीआरई 2 का पेपर उठा के देख सकते हैं। जो लोग टीआरई 1 टीआरई 2 का पेपर लगातार पढ़े होंगे, उस आधार पर अपनी तैयारी किए होंगे, तो उनका पेपर वैसे ही 10-12 नंबर का इजाफा हो गया होगा। किसी भी एग्जाम में प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का आधार पर 12-15 क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो बहुत मायने रखता है, लेकिन आप लोग समझते नहीं हैं, ध्यान नहीं देते हैं। बस जो कहीं से आप लोग ये सोचते हैं कि मैं आज ही पढ़ लेता हूँ, कल नया, कल फिर नया, नया पढ़ने से कुछ नहीं होगा। आप जो भी कंटेंट अगर आपके पास है उसको हम 2, 3, 4, 5 बार पढ़ेंगे तो बेहतर होगा, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। आप इधर उधर भटकते रहेंगे, ये पढ़ना उसमें क्या होता है कि केवल आपका टाइम मैनेजमेंट खराब होता है, टाइम वेस्ट होता है और आपका दिमाग भी स्थिर नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप अपने दिमाग और चित्त को स्थिर कीजिए, पॉजिटिव रहिए और अपने एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाइए और उन लोगों से दूर रहिए जो नेगेटिव बात करते हैं। मैं भी बता दे रहा हूँ, और किसी से तुलना करने की जरूरत नहीं है कि भाई उनका हो गया हमारा नहीं होगा, इतने कैंडिडेट्स नहीं होगा। बिल्कुल आपको केवल और केवल एक सीट से मतलब है, वो भी जो कि आपके लिए है। चलिए, तो ये जो कथन है आपका कि हम एक संविधान के अधीन हैं, लेकिन संविधान वह है जो न्यायाधीश कहते हैं, क्योंकि ये आपका अमेरिका के बारे में कहा गया, क्योंकि वहाँ विधि द्वारा स्थापित विधि की उचित प्रक्रिया है, विधि की उचित प्रक्रिया है। और ये प्रक्रिया किस प्रकार उचित हो, संविधान में तो कह दिया है कि विधि की उचित प्रक्रिया, लेकिन इसका डिसाइड कौन करेगा, क्या सही है, प्रोसेस सही है कि नहीं, जो उचित प्रक्रिया है वो सही है कि नहीं, या कोई सा भी कानून आप कार्य कर रहे हैं प्रक्रिया में जो आए उचित रही कि नहीं, इसका डिसाइड करने वाले वहाँ के मतलब कि जस्टिस यानी जज सब, जो जस्टिस है वो या जुडिशरी वो तय करती है, जज लोग तय करते हैं कि उचित प्रक्रिया है क्या। इसलिए कहा गया ये जो न्यायाधीश कहते हैं वो वही संविधान है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यूएसए के बारे में कहा गया। साथ ही फिर से मैं बताऊं कि ये जो आपका बीपीएससी टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर है और ये बुकलेट सीरीज आपका ई है, ई सीरीज है बुकलेट सीरीज, ठीक। और प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करने के लिए आप चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर से जरूर करें, ठीक। क्वेश्चन नंबर 100, प्रकृति की स्थिति पर लॉक का क्या विचार है? स्टेट ऑफ नेचर जो है लॉ के अनुसार जो प्राकृतिक अवस्था की जो बात करता है, जो कि एक समझौतावादी विचारक है, उदारवाद का जनक है, संपत्ति और श्रम सिद्धांत पे व्याख्या और सीमित लिमिटेड गवर्नमेंट या सिविल सोसाइटी पे व्याख्या करने वाला प्रथम विचारक है। माइनॉरिटी के लिए बात करने वाला ये भी वही हुआ। तो ये तमाम चीजें हैं। तो अपने सामाजिक समझौता सिद्धांत प्रस्तुत करने से पूर्व समझौते की बात करता है। तो उसकी प्राकृतिक अवस्था जो है क्या है, पूर्व राजनीतिक है। वो कहता है कि समाज तो है, लेकिन समाज सुचारू रूप से इसलिए नहीं है क्योंकि उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का अभाव है। इसलिए कहता है जो उसकी प्राकृतिक स्थिति पूर्व राजनीतिक है। लेकिन जब आप हॉब्स में आएंगे तो ये प्रश्न बदल जाएगा। हॉब्स की जो व्यवस्था पूर्व राजनीतिक और पूर्व सामाजिक दोनों है।
तो ऑप्शन इस हिसाब से, लॉग के हिसाब से उसकी प्राकृतिक स्थिति है पूर्व राजनीतिक है। ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 101 कि कौन न्याय को समानों के साथ समान व्यवहार और असमानों के साथ असमान व्यवहार के रूप में परिभाषित करता है। बेहद आसान प्रश्न है। इससे पहला और ये प्रश्न दोनों ही कॉमन क्वेश्चन है। कोई कमेंट करके कहा कि सर इतने क्वेश्चन रिपीट नहीं हुए, तो आप पहले दिमाग लगाइए, आपको एकदम वही नहीं आ जाएगा कि एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन वही रिपीट हो जाए। थोड़ा सा भाषा बदल जाएगा और ऑप्शंस बदल जाएंगे, या इसी के आधार पे आप अगर इसमें मान लीजिए अरस्तु नहीं रहता तो क्या होता, जॉन रॉल्स होता, ठीक। तो आप फिर कहेंगे कि क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ। तो ऐसे मैं कह रहा हूँ, ऐसे तो 20-22 क्वेश्चन हो जाएंगे। तो आप अपने पढ़ने का तरीका बदलिए, सीरियस होकर पढ़िए। और सबसे बात है कि अब दौर है आपका स्मार्ट स्टडी, न कि हार्ड स्टडी का। पेपर को, पैटर्न को समझिए, जो आपसे एग्जामिनर पूछना चाह रहा है उस क्या पूछना चाह रहा है, और उसके दिमाग को भी पहचानिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन सेट करा, तो आप खुद आगे निकल जाएंगे। चलिए, अब इसका राइट आंसर ऑप्शन सी अरस्तु। इसी को प्रोपोर्शनल थ्योरी ऑफ जस्टिस भी बोलते हैं। 102 कि डेविड स्टन की इनपुट आउटपुट विश्लेषण में इनपुट का क्या मतलब है, क्या अर्थ है। इनपुट आउटपुट जो थ्योरी है ये उनके क्या नाम है, डेविड स्टन के द्वारा दिया गया, और डेविड स्टन व्यवहारवाद और उत्तर व्यवहारवाद के भी जनक माने जाते हैं। तो इनपुट आउटपुट में इनपुट क्या है, मांग और समर्थन है। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103 103 कि निम्नलिखित में से कौन सा अमेरिकी संवैधानिक प्रथा का एक हिस्सा है। यानी अमेरिकी संवैधानिक प्रथा जो रिचुअल्स हैं या जो परिपाटी चलती रही उसका क्या एक अंग है या हिस्सा है। तो उसमें फिलिबस्टर भी पाया जाता है और सेनेटोरियल शिष्टाचार भी पाया जाता है और पॉकेट वीटो भी पाया जाता है। इसमें तीनों होगा, तो ऑप्शन डी से होगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 104 गैट की उरुग्वे दौर की वार्ता के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित की स्थापना हुई। गैट का जो उरुग्वे दौर की वार्ता हुई उसके बाद किस समूह की या किस संस्था की या किस संगठन की स्थापना हुई, तो याद रखिएगा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना ही गैट की उरुग्वे दौर की चर्चा के परिणाम स्वरूप। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्रीय आर्थिक संगठन है। रीजनल इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन कौन से इसमें से, आसियान भी है, सार्क भी है, दोनों है, इकोवास, लेकिन आसियान और सार्क दोनों है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 106 है कि 1992 में हस्ताक्षरित उत्तरी अमेरिका निर्बाध व्यापार क्षेत्र यानी नाफ्टा जो हुआ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, FTA, नाफ्टा, नॉर्थ अटलांटिक फ्री ट्रेड एरिया, जो कि नाफ्टा में कौन कौन शामिल है, जो कि 1992 सन भी कभी कभी वर्ष भी आपसे पूछ देता है। उसमें आपका जो है USA, कोलंबिया और मैक्सिको है, ऑप्शन बी सही होगा। देखिए, कुछ तो आपसे प्रश्न ऐसे पूछे जाएंगे जिसमें हो सकता है कि आपको आया ना, जैसे अब ये इतना आप कैसे याद करेंगे, लेकिन जब आप इकोनॉमिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में, तो ये जरूर नाफ्टा आपको पूछा जाता है। नाफ्टा हुआ, साफ्टा हुआ, आफ्टा हुआ, ये सब, ठीक, ये सब पूछा। तो इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये जरूर आपको एक बार याद करना चाहिए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के प्रश्न हैं और विभिन्न परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ये ऑप्शन बी सही होगा। तो आप ऐसे ध्यान से क्वेश्चंस को स्टडी करें, कौन कौन से महत्वपूर्ण है, कैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं, उस हिसाब से अपनी रणनीति बनाइए, पढ़िए, नोट्स बनाइए। ये इंग्लिश वाला सेक्शन है। अब प्लीज साथियों वीडियो को पूरा देखा कीजिए, तभी बातें समझ में आएंगी। स्किप मत किया कीजिए, भले आप स्पीड को 2 कर लिया कीजिए, और ताकि पूरा चीज समझिए। और देखिए, हम लोगों का लंबा एक्सपीरियंस है, मैं बताता नहीं, क्या जरूरत है बताने की, लोग कहेंगे कि पढ़ाई करेंगे। हम लोगों का इसमें टीचिंग में एक्सपीरियंस है, ज़्यादा लंबा एक्सपीरियंस है, खासकर PGT पॉलिटिकल साइंस या पॉलिटिकल साइंस के से संबंधित विषय में या उसके क्वेश्चंस में। इस वजह से भी हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आपको बेहतर दें, लेकिन आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी ये बातें आपको पता चल पाएंगी, तभी आपको लाभ में मिल पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि आप चैनल पर हमेशा विजिट करते रहें और वीडियो को पूरा देखा करें, और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना वो आपकी अपनी बात, अपनी पसंद है।
चलिए, यह कथन यथार्थवादी सिद्धांत की मुख्य कुंजी शक्ति के संदर्भ में परिभाषित हित की अवधारणा है, किससे जोड़ा गया? ये थियरी 1, थियरी 2 और थियरी 3 तीनों में प्रश्न आ चुका है। देखिए, और एकदम कॉमन प्रश्न है, बेसिक, ये प्रश्न आना ही है पॉलिटिकल साइंस के एग्जाम में। अगर किसी भी एग्जाम में बैठे पॉलिटिकल साइंस, ये प्रश्न आना ही है आपका। तो इसका आंसर होगा, राइट आंसर हंस जे मार्गेनथाउ, उनकी फेमस पुस्तक है 1948 में, पॉलिटिक्स अमंग नेशन, स्ट्रगल फॉर पावर एंड पीस। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवादी सिद्धांत के जनक। 108, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य के केंद्रीय महत्व पर सहमत नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में राज्य का जो यथार्थवादी सिद्धांत है, वो राज्य को एकदम फोकस केंद्र मानते हैं। कौन सा ऐसा नहीं है? तो इसमें आप कह सकते हैं जो नौ यथार्थवादी विचारक हैं और आपके संरचनावादी विचारक हैं, दोनों कहते हैं कि राज्य तो है, लेकिन अब वर्तमान में उसको चलाने वाले जो विभिन्न प्रकार की संस्थाएं हैं और जो उनका स्ट्रक्चर है, संरचना है, उस आधार पर तय होता है। तो उसमें अब राज्य की केंद्रीय भूमिका कम हो गई है संस्थाओं के आधार पर और संरचना के आधार पर। तो इसका ऑप्शन हम डी कह सकते हैं। और कभी कभी हो सकता है इसको न्यू के, तो कई लोग इसको नौ यथार्थवादी कहेंगे, नहीं तो संरचनावादी, हम लोग दोनों कहेंगे। जब देखिए इंतजार करते हैं बीपीएससी के आंसर के, ऑप्शन डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से किसे नौ यथार्थवाद के सिद्धांत का प्रणेता माना जाता है? नौ यथार्थवाद, न्यू रियलिज्म का जो प्रणेता है कौन है? केनेथ वॉल्ज, या हंस मार्गेनथाउ, या रिचर्ड सी स्नाइडर। तो नौ यथार्थवाद के जो प्रणेता हैं वो हैं आपके केनेथ वॉल्ज। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इनकी पुस्तक है। 110वां प्रश्न है, 1962 में संयुक्त राष्ट्र की डीकोलोनाइजेशन कमेटी के पहले अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया था? ये बेहद महत्वपूर्ण है आपके लिए भी, क्योंकि ये देश जो था आपका था, यानी भारत, हिंदुस्तान। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 111 कि राज्य की उत्पत्ति का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत सर हेनरी मैन द्वारा प्रतिपादित किया गया? देखिए, प्रश्न बेहद आसान है। राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है बेहद महत्वपूर्ण है। उसमें भी जब आपको ऐसे प्रश्न, ऐसे आसान, देखिए इन्होंने दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत लाया, जो गलत, अब भी कितना आसान प्रश्न है, कितना बेसिक प्रश्न है। अगर आप ऐसे क्वेश्चंस गलत करते हैं तो आपका मतलब कोई इलाज नहीं है, कोई मतलब कि आपसे उम्मीद नहीं की जा सकती है। सर हेनरी मैन ने कौन सा सिद्धांत दिया? तो ऐतिहासिकवादी सिद्धांत दिया, विकासवादी सिद्धांत दिया। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 112 कि निम्नलिखित में से किसने व्यक्ति की स्वतंत्रता की धारणा के संबंध में स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, स्वतंत्र होने पे मजबूर किया जाएगा, किसने कहा था? ये कथन था आपका जीन जैक रूसो। ऑप्शन बी सही होगा, जे रूसो। 113 लास्की के अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित के हितों पर ध्यान नहीं देता। लास्की का जो अधिकारों का सिद्धांत है, किसके हितों पर ध्यान नहीं देता? याद रखिए, लास्की जो है बहुलवादी विचारक है, और जो राज्य है ये क्या है, एकलवादी है या बहुलवादी सिद्धांत नहीं नकारता। ये स्वाभाविक है, ये ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन सी राज्य। क्वेश्चन नंबर 114 बेंथम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुख और दुख को मापने का मानदंड नहीं है? तो है आपका तीव्रता सी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, ये इंग्लिश वाला सेक्शन है, ये वीडियो पॉज करके आप समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। 115 एक कौटिल्य का अर्थशास्त्र शासन कला पर प्राचीन भारतीय ग्रंथ किस महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के सिद्धांत पर जोर देता है? तो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सिद्धांतों पर कौटिल्य का जो सिद्धांत है, जो उसकी पुस्तक अर्थशास्त्र में जो उसमें मंडल सिद्धांत है, वो राज्य की यथार्थवादी सिद्धांत पर जोर देता है। यानी जो कौटिल्य आपका यथार्थवादी विचारक है। तो ऑप्शन बी सही होगा, यथार्थवाद। क्वेश्चन नंबर 116 निम्नलिखित में से कौन अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में एक केंद्रीय व्यक्ति रहा है? तो अमेरिकी बहुलवादी सिद्धांत में जो केंद्रीय व्यक्ति रहा है वो आपका रॉबर्ट डहल रहा है। ठीक, रॉबर्ट डहल और जुर्गेन हैबरमास और हर्बर्ट साइमन, ये तीनों हो सकते हैं। ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी। केंद्रीय, देखिए यही थोड़ा सा आपका कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 117 निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पहली बार प्रांतीय
विषयों को केंद्रीय विषयों से अलग किया गया? प्रांतीय स्वायत्तता कब प्रदान की गई? प्रांतीय विषयों केंद्रीय विषयों से अलग कब किया गया? तो ये 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, गवर्नमेंट इंडिया ऑफ एक्ट 1919। ठीक, ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए, ये लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद संबंधित है किससे? डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन। डेमोक्रेटिक सेंट्रलाइजेशन किससे संबंधित है? ये डिसेंट्रलाइजेशन से संबंधित, याद रखिएगा। ठीक, और सुहर्टो या जवाहरलाल नेहरू, ये तीनों में से नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा लेनिन। ठीक, VI लेनिन इसके आंसर होंगे, जो कि ऑप्शन में है नहीं। ऑप्शन ई सही होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। 119 देखिए, किसने कहा था कि प्राथमिक वस्तुओं को राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए जब तक कि असमान वितरण से सभी को लाभ हो रहा है? प्राथमिक वस्तुओं का राज्य द्वारा समान रूप से वितरित किया जाना चाहिए, ये किसका है? समानुपातिक न्याय बोलते हैं इसको, थ्योरी ऑफ प्रोपोर्शनल जस्टिस। ये है जॉन रॉल्स। ठीक, ऑप्शन सी सही हुआ। थ्योरी ऑफ जस्टिस इनकी पुस्तक है। 120 देखिए, मानवाधिकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक क्या है? वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक आपका वैधानिक निकाय है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ऑप्शन बी सही होगा। एक वैधानिक संस्था, कानूनी संस्था है, संवैधानिक संस्था नहीं है। 121 देखिए, ये इंग्लिश वाला है, आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। 121 प्यारे साथियों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 में हैं, बीपीएससी टीआरई 4 के एस्पिरेंट हैं, तो उसीलिए आज हम लोग टीआरई 4 की आगाज करने से पहले इसका जो अंत हुआ टीआरई 3 का जो पेपर हुआ, वहीं से हम लोग इसका स्टार्ट करें। टीआरई 4 को अगर आप टीआरई 4 की तैयारी करें तो पहले आप समझिए टीआरई 3 का पेपर कैसा था, टीआरई 2 का पेपर कैसा था, और टीआरई 1, अब टीआरई 4 का पेपर कैसा आ सकता है, इस आधार पर आपको पढ़ाई करना है। इस वजह से टीआरई 4 की शुरुआत करने से पहले हम लोग टीआरई 3 का जो पेपर है वहीं से हम लोग आगाज और शुरुआत करें। फिर इसके बाद हम लोग अपने रोज एक न कोई वीडियो अपलोड किया जाएगा, और आप बताइए कि किस आधार पर पढ़ा जाए, एमसीक्यूज या उसमें थियरी भी शामिल हो, ठीक, या डिस्क्रिप्टिव कह सकते हैं। तो कैसे क्या, आप अपने भी सुझाव रख सकते हैं कमेंट बॉक्स में, या किसी प्रकार का कोई पेड पीडीएफ लेना हो या कोई सहयोग लेना हो या किसी प्रकार एडवाइस लेना हो, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक, 121 देखिए कि नवीन लोक प्रबंध के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपसे पूछ रहा है। जो एनपीएम है, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, नवीन नौ लोक प्रबंधन। ठीक, तो इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? इसका बाजार अभिविन्यासी है, सही है। यह प्रबंधकीय स्वायत्तता की वकालत करता है, ये कथन भी सत्य है। यह सार्वजनिक हित को कायम रखता है, ये कथन भी सत्य है। एनपीएम के बारे में, नवीन लोक प्रबंधन के बारे में, तो डी सही होगा, एक से अधिक, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 122, किसने कहा जहां कोई कानून नहीं वहां कोई स्वतंत्रता नहीं है? यानी कानून के अभाव में स्वतंत्रता नहीं हो सकती, कानून नहीं वहां स्वतंत्रता नहीं, ये कथन किसका है? और बेहद महत्वपूर्ण कथन है, बेहद महत्वपूर्ण। ये कथन आपका जॉन लॉक का, ऑप्शन ए सही होगा। 123, आश्वासन समिति एक है क्या? तो आश्वासन समिति क्या है? तो ये आपकी जो है विधायी नियंत्रण की है, ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 124, कि ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए स्थायी सिविल सेवकों की भर्ती के लिए योग्यता प्रणाली किस वर्ष शुरू की गई? ठीक, तो ये 1853 में तो भारत के संदर्भ में थी, लेकिन पूछा है ग्रेट ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए ये पूछा स्थायी, तो ये आपका 1887 होगा, ऑप्शन सी। हो सकता है कुछ क्वेश्चंस गलत हो, आप घबराइएगा नहीं, ये आप, क्योंकि अभी इसका आंसर की रिलीज नहीं हुआ है, इसका जो आंसर की है वो अभी नहीं आया है, तो अपने तरफ से हम लोग करना, हो सकता है एक दो क्वेश्चन गलत हो, तो जब इसका आंसर की रिलीज हो जाएगा तो उसके आधार पर भी हम लोग इसको एक बार फिर जरूर देखेंगे। तो मेयो के मानव संबंध अध्ययन में जो बहुत कम काम करता है उसे हम क्या कहते हैं? जो बहुत कम काम करता है उसको हम क्या कहते हैं?
तो जो ज्यादा काम करते हैं उसको तो हम रेट दर बिगाड़ने वाला बोलते हैं, ठीक। एक दर बिगाड़ने वाला, और जो कम काम करना होता है वो छेनी से छीनने वाला चिजलर बोलते हैं उसको। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 126, पदानुक्रम जो हायरार्की है, पदानुक्रम को स्केलर प्रक्रिया के रूप में किसने वर्णित किया है? तो पदानुक्रम को यानी हायरार्की को स्केलर प्रक्रिया के रूप में वर्णित करने वाले या व्याख्या करने वाले वो है आपके मोनेओ रेले। ऑप्शन सी सही होगा। ये भी क्वेश्चन बेहद महत्वपूर्ण, ये भी आ चुका है, कॉमन प्रश्न है आपका, ठीक, आता ही है। तो टियरी 2 में भी आया है, टियरी 1 में भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 127, प्रेरणा का सिद्धांत एक्स प्रतिपादित किसने किया? एक्स प्रेरणा का एक्स सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? क्रिस अल्वारेज या डगलस मैकग्रेगर या अब्राहम मैस्लो? तो ये डगलस मैकग्रेगर का सिद्धांत है, एक्स सिद्धांत। ऑप्शन 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 128, भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर किसके द्वारा नियंत्रण रखती है? भारतीय संसद बजट के ऑडिट पर लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट कमेटी पीएसी के द्वारा नियंत्रित रखती है। तो ऑप्शन ए सही होगा, लोक लेखा समिति ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 129, निम्नलिखित में से किसकी सिफारिश के अलावा कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता? किसकी सिफारिश के बिना? याद रखिएगा, वो राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना कोई भी धन विधेयक संसद में पेश नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन ई सही होगा, कोई नहीं, क्योंकि ऑप्शन में राष्ट्रपति नहीं है। क्वेश्चन नंबर 130 है कि मंडल पंचायत योजना की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी? यानी याद रखिए आप, जितनी भी पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं, पंचायती राज समितियां जो हैं उनका एक तो आपको क्रम याद होना चाहिए, क्रम, ऑर्डर, सीक्वेंस, इन कौन समिति किस वर्ष आई उनकी, फिर उसके बाद आपको उनकी सिफारिशें भी याद होनी चाहिए, ठीक, तभी आप क्वेश्चन सही कर पाएंगे। पंचायती राज बेहद महत्वपूर्ण है। पुराने प्रश्न का जो ढल रहा था परंपरागत प्रश्नों का तरीका वो एकदम समाप्त हो चुका है। नए तरीके से प्रश्न क्या पूछा जाएगा ये आपको पता होना चाहिए। मंडल पंचायत योजना बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा सिफारिश की गई। ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 131, देखिए एक प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद महत्वपूर्ण और बेहद आसान, बस इसकी भाषा घुमा दी गई है, तो आप कई लोग इसमें क्वेश्चन मतलब कि गलत कर दिए। निम्नलिखित में से किस मामले में पहले संवैधानिक संशोधन को अदालत में चुनौती दिए जाने के बाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि संशोधन की शक्ति संसद की थी और ये शक्ति असीमित थी? आप दिन भर हमेशा समझते हैं कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मूल ढांचा का सिद्धांत, बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत आपको पता ही है केशवानंद भारती में, लेकिन क्वेश्चन बहुत बहुत लोग गलत कर गए, घुमा दिया। तो ऑप्शन सी सही हो, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 132, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं है? स्टाफ एजेंसी का कार्य नहीं आपसे पूछ रहा है, तो स्टाफ एजेंसी का कार्य केवल और केवल सलाह देना है, और मतलब कि सलाह देना और सहायक, उसके लिए स्टाफ सलाह देना और सर्विस प्रोवाइड करवाना है, यानी मतलब कि सेवा प्रदाता है स्टाफ, लेकिन उसका काम योजना बनाना नहीं है और लक्ष्य प्राप्त करना नहीं है, ठीक। तो इसका डी होगा, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 133, और ये 133 से लेकर 138 तक। 133, सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा था? देखिए बताइए कितना आसान प्रश्न पूछा है। तो सूचना का अधिकार लागू करने वाला विश्व का जो पहला देश हुआ स्वीडन हुआ। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 134, अनुमानित व्यय के संबंध में लोकसभा द्वारा अग्रिम रूप से दिया गया अनुदान कहलाता है? लोकसभा के द्वारा जो अग्रिम रूप से भुगतान या अनुदान दिया जाता है उसको हम वोट ऑन अकाउंट बोलते हैं। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 135, निष्पादन बजट यानी परफॉर्मेंस बजट शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? ये भी आसान प्रश्न मैं कहूंगा क्योंकि कॉमन क्वेश्चन है, ये बार बार ऐसे प्रश्न आया ही है। तो जो संयुक्त राज्य का जो पहला हूवर आयोग था, फर्स्ट कमीशन ऑफ यूएसए, फर्स्ट हूवर कमीशन ऑफ यूएसए, तो ऑप्शन बी सही होगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 136, कि आतंक के संतुलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? आतंक का संतुलन का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो परमाणु निरोध से यानी पावर एटॉमिक डिफरेंस से संबंधित है। ऑप्शन ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 137, अंतर्राष्ट्रीय कानून का विचार किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये क्वेश्चन भी आया था। अंतर्राष्ट्रीय कानून, अंतर्राष्ट्रीय विधि, इंटरनेशनल लॉ, ठीक, इनका जो प्रतिपादन किया गया ह्यूगो ग्रोसियस के द्वारा किया गया, ठीक। और अंतर्राष्ट्रीय संप्रभुता का भी, बाह्य संप्रभुता का सिद्धांत इसी के द्वारा दिया गया, वहीं से आया इंटरनेशनल लॉ। ऑप्शन सी सही होगा, ह्यूगो ग्रोसियस। क्वेश्चन नंबर 138 है, कौन सा वाक्य यूटोपियन समाज की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? तो ये जो स्वप्नलोकी समाजवाद है उसकी सबसे आदर्श व्याख्या क्या की जा सकती है, क्योंकि मानता है कि एक ऐसा समाज जहां हर कोई समान हो। तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 139 देखिए, इंग्लिश वाला वीडियो पॉज करके आप इंग्लिश में भी देख सकते हैं। और प्लीज साथियों, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक, और चैनल पर लगातार विजिट करें, बेल आइकन भी प्रेस करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और शेयर कीजिए, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और हम लोग मेहनत आपके लिए कर रहे हैं ताकि आपका भविष्य उज्जवल हो और जो आपका गोल है आप उसको अचीव कर सकें, आप अपना सपना पूरा कर सकें। उन साथियों के लिए विशेष तौर पे हम लोग एकदम हाजिर हैं और उन्हीं के लिए विशेष प्रयोजन से किया जा रहा है जो साथी किसी कारणवश उनके पास कंटेंट नहीं है या अच्छा मैटर नहीं है या अच्छा गाइडेंस नहीं हो रहा, जिसकी वजह से वो अपनी सफलता या मुकाम हासिल नहीं कर पा रहे हैं, उन्हीं के सपोर्ट के लिए है। और याद रखिएगा, हम लोग किसी प्रकार का बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ठीक, इसलिए आपका जितना सपोर्ट रहेगा हम लोगों के लिए उतना ही उत्साहवर्धक होगा, ताकि हम लोग आपके लिए हमेशा नया और बेहतर करने का प्रयास करते रहें। इस वजह से जरूरी है कि आप लोग भी सपोर्ट कीजिए। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया? देखिए कितना आसान सा प्रश्न है, कितना आसान। टीआरई 2 का प्रश्न बेहद आसान आया है, बहुत ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चन है, नहीं समझ में आए तो आप टीआरई 3 का, टीआरई 2 का क्वेश्चन और टीआरई 3 का क्वेश्चन पेपर आप कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं, तुलनात्मक अध्ययन इसमें भी कर सकते हैं कि प्रश्न का लेवल क्या रहा है। लोग बहुत बोल रहे हैं पेपर बहुत आसान है, बहुत हार्ड है टीआरई 3, ऐसा कुछ नहीं है। आप जब नहीं पढ़ेंगे तो पेपर तो हार्ड होगा ही। अब आप सोचें कि इस बार तो बीपीएससी ने अपना लेवल भी थोड़ा डाउन किया है, तो उसके बाद भी आप कह रहे हैं पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए, दूसरे में कमी निकालने के बजाय पहले आप अपनी कमी देखिए। तो 139 का आंसर होगा, चौरी चौरा घटना की वजह से गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को समाप्त किया, बंद किया। क्वेश्चन नंबर 140 है, विश्व बैंक की स्थापना मुख्य रूप से क्यों की गई थी? विश्व बैंक की स्थापना, जो वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई, उसकी स्थापना ये थी तीसरी दुनिया के देशों की मदद करना, शरणार्थियों के पुनर्वास के वित्त पोषण के उद्देश्य से और युद्ध के बाद निर्माण के वित्त पोषण के लिए। तीनों कारक सही हैं, तो डी सही होगा, एक से अधिक। 141 देखिए, जब 1772 में जिला कलेक्टर का कार्यालय बनाया गया तब भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग साहब थे। ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 142, विकास प्रशासन की अवधारणा, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? तो विकास प्रशासन की अवधारणा की सर्वप्रथम अवधारणा जो विकसित की गई वो एडवर्ड विडनर के द्वारा की गई। ऑप्शन बी सही होगा, एडवर्ड विडनर। क्वेश्चन नंबर 143 देखिए, नए राज्यों के बनाने के संबंध में संविधान में संशोधन के लिए आवश्यकता किसकी होगी? और यदि नए राज्यों के निर्माण, उनके नाम में परिवर्तन, उनके क्षेत्र में परिवर्तन या उनका विलोपन करना हो तो उसका क्या, साधारण बहुमत की आवश्यकता पड़ती है, न कि विशेष बहुमत की। तो ऑप्शन सी सही होगा, साधारण बहुमत की। 144, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से भारत में किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण द्वारा किसी फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए विशेष अनुमति दे सकता है? यह अनुच्छेद आपका 136 होगा, ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 145, कि कानून के शासन का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, कानून का शासन, रूल ऑफ लॉ किसके द्वारा? बेहद आसान प्रश्न, बेहद आसान कहूंगा। और ऐसे प्रश्न अगर आप गलत करते हैं तो क्या होगा, देखिए जिसका भी गलत किया है, ऑप्शन बी सही होगा, ए बी डाइसी। क्वेश्चन नंबर 146, किसने कहा कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है? ये भी प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण, एक कॉमन क्वेश्चन अब हो गया, बार बार आपसे पूछा जा रहा है। तो संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है, ये इसकी किसका कथन है? विलोबी का कथन है, ऑप्शन सी सही होगा। 147, निम्नलिखित में से किसने 1929 में खुदाई खिदमतगार का आयोजन किया गया था? खुदाई खिदमतगार का जो आयोजन हुआ था 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खां के द्वारा हुआ, क्योंकि ऑप्शन है नहीं, ऑप्शन ई सही हुआ, कोई नहीं।
148 प्रश्न देखिए, मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद निम्नलिखित में से विशेष अधिकारों की रक्षा करता है, करना चाहता है। जो मल्टीकल्चरलिज्म यानी बहुसंस्कृतिवाद है, किसके विशेष अधिकारों की रक्षा करना चाहता है? तो याद रखिए सांस्कृतिक समूह की। तो इसमें जो मिल्खा का जो सिद्धांत दिया गया उसी में है, तो ऑप्शन सी सही हुआ, सांस्कृतिक समूह। 149 निवारक निरोध कानून के तहत किसे गिरफ्तार किया जा सकता है? जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ है उसके तहत किसको गिरफ्तार किया जा सकता है? तो उसको कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी। ठीक, संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता है। 150 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि पोस्ट कॉर्प में शामिल नहीं है? पोस्ट कॉर्प में ये लूथर गुले का सिद्धांत है, तो उसमें आपका कार्मिक प्रशासन और बजट ये शामिल है, लेकिन विकास प्रशासन इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, और प्यारे साथियों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि प्लीज देखिए क्वेश्चन जो है आपका इसमें पोस्ट कॉर्प प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोल और रिपोर्टिंग और बजटिंग है। ये सब तो कार्मिक प्रशासन में आता ही है, और उसमें बजटिंग है तो दोनों आएगा, ए और बी दोनों, लेकिन इसमें शामिल नहीं पूछा है, तो इसका जो आंसर होगा बी, विकास प्रशासन शामिल नहीं है, बी सही हुआ। चलिए, वही था लास्ट क्वेश्चन, बीपीएससी थियरी 3 का क्वेश्चन पेपर है ये। ठीक, और इसके बाद फिर हम एक बार सॉल्व करेंगे जो आंसर की फाइनल आंसर की आने के बाद। हम लोग अब बीपीएससी टीआरई 4 का आज से आगाज कर रहे हैं, और आगाज यहाँ से कर रहे हैं जहाँ से बीपीएससी टीआरई 3 का समाप्त हुआ। तो आप पेपर को अच्छे से समझिए, अच्छे से कि कहाँ कौन से प्रश्न आ रहे हैं, रिपीटेड हो रहे हैं, और लेवल क्या है, उस आधार पर अपनी रणनीति बना के अपनी तैयारी कीजिए। ठीक, और प्लीज़ चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।